हेलो एवरीवन, कैप्री ग्लोबल के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं एंड साथ में इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी टेंशन भी लेके आए हैं। तो आज इस एनबीएफसी के हम लोग क्वार्टर वन के रिजल्ट का डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं एंड साथ में ही इस एनबीएफसी हम लोग यहाँ पे रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ताकि सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे हेल्प मिल सके एक अच्छे से इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इस एनबीएफसी के मैनेजमेंट की तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY 27 के अंदर हम लोग हमारी लोन बुक को लगभग 25 से 30% से ग्रोथ करने का टारगेट कर रहे हैं। सेकंडली बात करें रिटर्न रेशियोज के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा रिटर्न ऑन एसेट ROE का नंबर लगभग 4% के आसपास रहेगा। एंड यदि बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा ROE मिनिमम 16% तो रहेगा ही रहेगा, उससे बेटर भी यहाँ पे डिलीवर हो सकता है। एंड यदि बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY 27 के अंदर हम लोग लगभग 1300 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अचीव करने का टारगेट कर रहे हैं। तो ये तो मैनेजमेंट ने हमने गाइडेंस की बात करी है। एंड साथ में भी आपको थोड़ा समराइज में बता दूं कि कैप्री ग्लोबल की टोटल लोन बुक के अंदर 4 सेगमेंट है। आपका गोल्ड लोन का बुक लगभग मैक्सिमम पार्ट कवर करता है लगभग 50% के आसपास में। बाकी के 3 सेगमेंट हो रहे हैं एमएसएमई लेंडिंग, हाउसिंग फाइनेंस एंड आपका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस। ये तीनों वाले सेगमेंट लगभग 17% के आसपास में लोन बुक में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक बार देखते हैं इनकी मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था उसके अंदर कैसे डिलीवरी करी है क्वार्टर वन के अंदर, क्या गाइडेंस को ओवर अचीव किया कि अंडर अचीव किया है, उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, एक बार मैं उसको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि हम लोग डिटेल में अच्छे से यहाँ पे डिस्कशन कर सकें, राइट। तो आई थिंक स्क्रीन पे आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी। फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो इनकी वाई लोन बुक यहाँ पे लगभग 62% से ग्रोथ की है। क्यूएनक्यू लेवल पे इनका लोन बुक यहाँ पे लगभग 10% से ग्रोथ किया है। दैट्स अ ग्रेट नंबर। और यदि बात करें इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे लगभग वाई 79% से ग्रोथ है, क्यूएनक्यू लेवल पे 24% की ग्रोथ है। और यदि बात करूं इनकी नॉन इंटरेस्ट इनकम, जो इनका यू कैन से एक फी इनकम आता है, जहाँ पे ये लोग दूसरी बैंक से एनबीएफसी के लिए कार लोन ओरिजिनेट करते हैं, इंश्योरेंस यू कैन से सेल आउट करते हैं, उसमें यहाँ पे वाई ग्रोथ है 28% की, क्यूएनक्यू लेवल पे यहाँ पे 12% का डिक्लाइन देखने को मिला है, बिकॉज क्वार्टर वन के अंदर इंश्योरेंस उतना पुश नहीं किया जाता है, स्पेसिफिकली क्वार्टर फोर में ज्यादा पुश किया जाता है। बात करूं प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो वाई यूनियन का प्रॉफिट यहाँ पे डबल से ज्यादा हो गया, 102% की ग्रोथ है, क्यूएनक्यू लेवल पे 25% की ग्रोथ है। एंड यदि बात करूं इनका लाइक एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका यू कैन से जो नेट एनपी है वो क्यूएनक्यू बेसिस पे लगभग 6 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया है। ये यहाँ पे इशू रेज हुआ, ये वाली टेंशन लेके आए हैं। एक बार इसको हम लोग ग्रॉस एनपी से भी लाइक कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इन चारों सेगमेंट में से कौन से सेगमेंट के अंदर इनकी एसेट क्वालिटी ज्यादा खराब हुई है। दिस इज द मेजर पेन पॉइंट जो इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे दिखाई पड़ा है क्वार्टर वन के रिजल्ट के अंदर। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो क्वार्टर वन के अंदर 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे डिलीवर किया है। रिटर्न ऑन एसेट की बात करूं तो 4% के ऊपर यहाँ पे आरओए डिलीवर किया है। तो ठीक है, गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से जो इनका लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस था, रिटर्न रेशियो का गाइडेंस था, वो तो अचीव कर लिया है, बट यहाँ पे एसेट क्वालिटी में थोड़ा यहाँ पे दिक्कत दिखाई पड़ रहा है। तो एक बार सेगमेंटल चीजों की बात कर लेते हैं। ये तो फर्स्ट है, लाइक मैंने आपको जो लोन बुक का कंपोजिशन दिखाया बताया था, लाइक गोल्ड लोन यहाँ पे लगभग 48% कंट्रीब्यूट करता है, बाकी के सेगमेंट लगभग 17-18% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। आई थिंक आपका हाउसिंग फाइनेंस का बुक यहाँ पे लगभग 19.5% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, डायरेक्टली जंप करते हैं, ये जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन है वहां पे जंप करने की कोशिश करते हैं। गोल्ड लोन का बुक इनका लगभग इनका जो एवरेज मतलब गोल्ड लोन का जो गोल्ड लोन की सेगमेंट की बात कर लेते हैं, इनका जो एवरेज टिकट साइज है लगभग 1.91 लाख रुपीस के आसपास का है। और यदि बात करें यहाँ पे लाइक गोल्ड लोन में वॉल्यूम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो वाई एंड वाई टनेज के अंदर 25% की ग्रोथ रेट है। दैट इज गुड नंबर। हम लोग हमेशा बात करते हैं ना गोल्ड लोन एनबीएफसी के बारे में, लाइक हमने लाइक फर्स्टली बात करी थी फेडबैंक फाइनेंशियल्स की बात करी थी, देन हमने लाइक सीएसबी बैंक के बारे में बात करी थी, देन आज हम लोग कैप्री ग्लोबल की बात करें। तीनों का गोल्ड का लोन बुक, टोटल लोन बुक का लगभग 48-50% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। सीएसबी बैंक के अंदर गोल्ड लोन के टनेज में कोई ग्रोथ नहीं थी, उल्टा की डी ग्रोथ देखने को मिल रही थी। आपका लाइक फेड बैंक फाइनेंशियल्स वाले केस के अंदर हल्के फुल की ग्रोथ थी आपके टनेज के अंदर। कैप्री ग्लोबल के केस के अंदर यहाँ पे कंसिस्टेंटली गोल्ड लोन बुक के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ है, टनेज की ग्रोथ है। दैट इज द कोर फंडामेंटल आपका गोल्ड लोन की बुक को ग्रोथ करने के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे जो साथ में जो एलटीवी है लगभग 70% के आसपास में, दैट इज ठीक है, ओके, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डायरेक्टली दूसरे एक बार सेगमेंटल एयूएम के बारे में बात कर लेते हैं। एमएसएमई लेंडिंग के अंदर इनका टिकट साइज 1.6 मिलियन मतलब 16 लाख रुपए के आसपास होता है। एलटीवी लगभग 53% के आसपास में है। बात करूं हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, तो इनका लाइक एवरेज टिकट साइज लगभग 22 लाख रुपए के आसपास होता है। एलटीवी लगभग 53% के आसपास होता है। ये बात करते हैं कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाले केस के अंदर। तो यहाँ पे जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट होते हैं, लाइक जो छोटे साइज के डेवलपर्स होते हैं, उनको अपना कोई बिल्डिंग खड़ा करना है, तो लाइक यहाँ पे जो टोटल अमाउंट सेक्शन किया जाता है उसके लिए लगभग 45 करोड़ रुपीस के आसपास का, और जो विड्रॉ करता है लगभग यू कैन से 21-22 करोड़ रुपए के आसपास का वो आउटस्टैंडिंग वाला विड्रॉल करता है यहाँ से। तो एवरेज टिकट साइज हम लोग मानेंगे, जितना विड्रॉ किया है उसको हम लोग एवरेज टिकट साइज मानने की कोशिश करेंगे।
तो उनका एवरेज टिकट साइज पहले लगभग वही 16-17 करोड़ था, अभी बढ़ के लगभग 20, 22, 21 करोड़ रुपए के आसपास का हो गया है। इनका जो नंबर ऑफ एक्टिव अकाउंट है थोड़ा बढ़ गया है क्वार्टर 1 के अंदर, और इसी वाले सेगमेंट के अंदर यहाँ पे शायद एसेट क्वालिटी ज्यादा खराब हुई है। देन हम लोग इनकी बात कर ले, लाइक आपका इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का जो इनका लाइक फी इनकम आता है, लाइक बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए काम करते हैं। एसेट राइट मॉडल है जो डायरेक्टली आपकी यू कैन से नेट इनकम में कंट्रीब्यूशन करता है, बिकॉज ऐसे आपको आपने इसके लिए कोई डिफरेंट एम्प्लॉइज नहीं लगा रखे। साथ में कार लोन ओरिजिनेशन का काम भी करते हैं बहुत सारी लाइक बैंक्स के लिए और एनबीएफसीज के लिए। जी, अच्छी बात है। अब बात करते हैं कुछ डायरेक्टली और इम्पोर्टेंट, लाइक ये जो इनका फी इनकम है ना, कार लोन ओरिजिनेशन ओरिजिनेशन का और लाइक इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का, वो डायरेक्टली इनका रिटर्न ऑन इक्विटी को बहुत बड़ा जंप अप देने में काम करता है। बिकॉज़ डायरेक्टली वो यू कैन से आपके बॉटम लाइन के अंदर जाता है, कोई उसके लिए सेपरेट बड़े एक्सपेंसेस तो यहाँ पे है नहीं। जितना एम्प्लॉयी ने लाइक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया, कार लोन ओरिजिनेट किया, उसका उसको कुछ पर लोन या फिर जो भी इसको एक फी इनकम मिल जाती है, बाकी का पैसा बचता है, वो डायरेक्टली उनके बॉटम लाइन में आता है। बात करते हैं डायरेक्टली, यस, इसकी बात करते हैं ब्रांच नेटवर्क की, तो उनकी गोल्ड लोन की लगभग 1000 ब्रांचेज हो चुकी है अब तक। FY20 क्वार्टर 1 FY27 में लगभग 1 ब्रांच ऐड करी है। नॉन गोल्ड की ब्रांचेज 3 ऐड करी है, 433 हो गई 430 की जगह। ठीक है जी, डायरेक्टली फोकस करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर पे डायरेक्टली। एक बार सेगमेंटल यील्ड की बात कर लेते हैं। एमएसएमई के अंदर लाइक आपका सेगमेंटल यील्ड लाइक क्यू बेसिस पे 50 बेसिस पॉइंट से कम हुआ इनका यील्ड। ओहो, हाउसिंग फाइनेंस में लगभग 20 बेसिस पॉइंट से इनका इंक्रीज किया है। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में आपका 30 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे यील्ड डाउन गया है। गोल्ड लोन के अंदर इनका लगभग 1.7% से 170 नहीं नहीं हाँ यस 170 बेसिस पॉइंट से इनका यहाँ पे लाइक यील्ड बढ़ा है। दैट्स अ ग्रेट थिंग यार। इसका मतलब गोल्ड लोन तो इनका 50% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, मतलब इनका ओवरऑल यील्ड तो डेफिनेटली बढ़ा होगा। तो यहाँ देखते हैं, यस, इनका जो ओवरऑल नेट एडवांसेज पे जो यील्ड है ना, नेट यील्ड है ना, वो यहाँ पे लगभग 16.3% से 17% पे जंप कर गया क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। तो इसका तो फायदा मिलने वाला है इनको अच्छा खासा यार। इनका तो फिर नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ बोरोविंग ठीक है, इनका लगभग 10 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। स्प्रेड इनका बन रहा है 7.1% से 7.8% पे, 70 बेसिस पॉइंट का जंप हो गया है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका 9.2% से बढ़ के 9.7% हो गया, मतलब 50 बेसिस पॉइंट का जंप हो गया है, थैंक्स टू गोल्ड लोन पे जो इनका यील्ड बढ़ा है उसकी वजह से। बाकी का और लाइक अपन और इंपॉर्टेंट स्लाइड्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। आई थिंक ये सच इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ है, ये वाला इनका कुछ आई थिंक नॉन इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। नॉन इंटरेस्ट इनकम के लगभग 28% से ग्रोथ के अपने वैसे ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर लिया है। बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में। तो इनका जो कॉस्ट टू एयूएम है वो यहाँ पे लगभग अभी आपका 5.0% था, अभी 4.4% के आसपास में आ गया। कॉस्ट टू इनकम लगी 49.4% था क्वार्टर 4 के अंदर, घट के 44% हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट डायरेक्टली कुछ और स्लाइड्स की बात कर लेते हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैसे हमने बात कर ली है। क्रेडिट कॉस्ट की बात कर लेते हैं। इनका क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे लगभग क्वार्टर 4 में 0.7% था, अभी भी 0.7% के आसपास नहीं है। ठीक है जी, बाकी का फैक्टर और देख लेते हैं। आई थिंक ये हमने रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रिटर्न ऑन एसेट इनका लाइक यहाँ पे कंसिस्टेंटली अभी इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर क्वार्टर 1 के अंदर 3.2% था एंड अभी लगभग 4.1% है, और क्वार्टर 4 में भी 3.8% था। आरओई की बात करें तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। 13%, 14%, 15%, 16%, अभी 19% हो गया है। जी, बहुत अच्छी बात है। हाई आरओई बहुत अच्छा लगता है मेरे को एनबीएफसी बैंक के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इनके लाइक नेटवर्थ ग्रोथ की। करंटली जो इनका बुक वैल्यू पर शेयर है उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे लाइक आई थिंक 20% का नहीं, आई थिंक कुछ जंप आया 30%, सॉरी लगभग लगभग 5% का जंप है। इनका बुक वैल्यू पर शेयर क्वार्टर 4 के अंदर 75 रुपीज के आसपास का था, अभी बढ़ के कितना हो गया 78.60 रुपए के आसपास हो गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्लाइड के बारे में। कोई और मिल जाए अपन को तो उसकी बात करते हैं। यस, इनकी सेगमेंटल एनपीएस की बात कर लेते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस डिस्कशन। एमएसएमई के अंदर इनका ग्रॉस एनपी क्यूएनक्यू बेसिस पे 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। हाउसिंग फाइनेंस का ग्रॉस एनपी इनका लगभग 20 बेसिस पॉइंट से ग्रो किया है। गोल्ड लोन का ग्रॉस एनपी इनका स्टेबल दिखाई पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का इनका ग्रॉस एनपी जंप कर गया है, 0.30% से जंप करके सीधा 0.70% पे चला गया है। 40 बेसिस पॉइंट का जंप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में दिखाई पड़ रहा है। मे बी इनके 1 या 2 या 3 अकाउंट यहाँ पे एनपी के अंदर कन्वर्ट हुए होंगे, मतलब लगभग लगभग 2 अकाउंट एनपी में गए हैं, तो आपका 40 करोड़ का यहाँ पे यू कैन से एनपी बुक हुआ है कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाले बुक के अंदर, बिकॉज एक अकाउंट आपका लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास का आउटस्टैंडिंग रखता है। तो यार ये थोड़ा यहाँ पे दिक्कत मेरे को दिखाई पड़ रहा है, और मैं मेरे पुराने वीडियोस के अंदर भी ये बात बोलता था, यार जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाले इनकी बुक है ना, वहां पे लाइक कंसिस्टेंसी नहीं है। इनकी एसेट क्वालिटी क्वार्टर 1 FY26 में भी खराब हुई थी, और अभी क्वार्टर 1 FY27 के अंदर भी खराब हो गई है। तो दिस इज द कंसर्निंग पॉइंट फॉर दिस बैंक, मतलब कभी ना कभी झटका देता रहता है, कंसिस्टेंसी नहीं आती इनकी यार एसेट क्वालिटी में। ठीक है, बाकी का बात करते हैं इनकी ओवरऑल एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से। तो इनका जो ग्रॉस एनपी है ना,
वो क्वार्टर 4 FY26 में था लगभग 0.9% के आसपास में, अभी कितना हो गया 1.10% के आसपास में। 20 बेसिस पॉइंट्स इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है क्यों उनके बेसिस पे। दिस इज द पेन पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन। लास्ट ईयर क्वार्टर 1 के अंदर कितना हो गया था, 1.70% का ग्रॉस एनपीए हो गया था, मतलब वहां पे तो काफी ज्यादा डिफॉल्ट हुआ था आई थिंक कंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर। लास्ट में एक आध दो स्लाइड और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे लग रही है, आई थिंक स्लाइड नंबर 40 था। यस आई थिंक ये तो मैंने वैसे डिस्कस कर लिया है। आई थिंक कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाली एनपीए दिखाना चाहता है इस वाले स्लाइड में। तो इनका देखो ना यार, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का एनपीए देखो FY24 में 1% पे चला गया था, फिर डाउन आ गया था, फिर FY26 में बढ़ के 0.3% हो गया, अभी लाइक पहले क्वार्टर के अंदर 0.7% पे चला गया है। सो दिस इज द मेजर कंसर्निंग पॉइंट ऑफ दिस कैप्री ग्लोबल। राइट, तो ये हमने डिस्कस करने की कोशिश करी कैप्री ग्लोबल के क्वार्टर 1 FY27 के रिजल्ट के बारे में। तो यार जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था ना लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, आपका रिटर्न रेशियोज के पर्सपेक्टिव से, उसको तो अचीव किया है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत आ रही है इनकी एसेट क्वालिटी पे, और किसी भी बैंक और एनबीएफसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक क्या होता है, उसकी एसेट क्वालिटी। यदि उसकी एसेट क्वालिटी खराब होती है तो उसको मार्केट फिर उतना अच्छे से बिहेव नहीं करता है, उसको हल्का फुल्का या फिर कभी ज्यादा पनिशमेंट में मिल जाता है। तो ये वाली दिक्कत यहाँ पे दिखाई पड़ी है। मेजरली जो इनका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का जो बुक है ना, उसके अंदर इनके ग्रोस एनपीए लाइक 40 बेसिस पॉइंट से सडनली जंप करे हैं। एंड ऑल्दो इनका जो हाउसिंग फाइनेंस है उसमें 20 बेसिस पॉइंट से जंप किया है। एमएसएमई लेंडिंग उसके अंदर 10 बेसिस पॉइंट से जंप किया ग्रोस एनपीए, बट वो ऐसा कोई बड़े जंप नहीं है। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस की बुक ने आपको बड़ा जंप दिया है आपके ग्रोस एनपीए के अंदर स्पाइक लाने के लिए, तभी आपका ग्रोस एनपीए 0.9% से जो क्वार्टर 4 FY26 में था ना बढ़ के 1.1% हो गया है। तो ये वाली टेंशन लेके आया क्वार्टर 1 के अंदर ये वाला एनबीएफसी। लास्ट ईयर क्वार्टर 1 के अंदर भी ये वाली टेंशन लेके आया था, मतलब ठीक है, ऑल्दो उसके बाद में क्वार्टर 2 के अंदर वो एसेट क्वालिटी फिर इंप्रूव हो गई थी, धीरे-धीरे क्वार्टर 3 के अंदर फिर से इंप्रूव हो गई थी। तो मार्केट ने फिर वापस इनको रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पनिशमेंट होगा इस बार, बट अगले क्वार्टर में फिर से चेक किया जाएगा कि इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, तो फिर वापस रिवॉर्ड भी कर दिया जाएगा। बट पनिशमेंट तो लाइक ऐसे केस में मिलता है नॉर्मली एनबीएफसीज और बैंक्स को। देखते हैं कैपिटल ग्लोबल को पनिशमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, वो तो आगे की बातें हैं। तो यार ये चीज मेरे को यहाँ पे अच्छी नहीं लगी यार। लाइक मैं पहले भी मेरे पुराने जितने भी वीडियोस थे कैपिटल ग्लोबल के बारे में, मैं हमेशा यही बोलता था कि यार इनका जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का बुक है ना, एक अकाउंट लगभग 20 से 22 करोड़ का आउटस्टैंडिंग रखता है। यदि एक अकाउंट भी इनका एनपीए डिक्लेयर होता है ना, तो 20 करोड़ का एनपीए बना आपका, दो अकाउंट के तो 40 करोड़ का आपका यू कैन से आपको प्रोविजन करना पड़ेगा, मतलब आपका एनपीए कन्वर्ट होगा। तो ये वाला एक फैक्टर है रिस्क। ऑल्दो ये वाली बुक टोटल लोन बुक का लगभग 17% के आसपास नहीं है। मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि इसको हम कभी 20% से ऊपर जाने नहीं देंगे। बट यार समहाउ मतलब कभी ना कभी तो साल के अंदर एक झटका तो देके जाता ही है। लास्ट ईयर क्वार्टर 1 में झटका दिया था, FY24 में झटका दिखा हमने देखा ना, 1% का टोटल एनपीए था इनका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का। हाँ, FY25 इनका शांत गया है। FY26 में भी झटका था क्वार्टर 1 के अंदर, FY27 के तो पहले क्वार्टर में झटका दे दिया है। तो ये थोड़ा कंसिस्टेंसी वाला पार्ट यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब ये देखो ना यार, बाकी जो इनकी बुक है, एमएसएमई बुक है, हाउसिंग फाइनेंस बुक है, गोल्ड लोन है, पूरी सिक्योर्ड बुक है। ऑल्दो इनका जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का बुक है वो भी सिक्योर्ड है। मतलब ऐसा लेट्स से जो प्रोजेक्ट जो भी लैंड एक्विजिशन करी होगी उस लाइक डेवलपर ने, तो लाइक डिफॉल्ट किया तो लाइक वो भी लाइक जो भी ऑक्शन से इनको पैसा मिलेगा उस प्रॉपर्टी का सब कुछ इनको मिल जाएगा, बट पता नहीं वो कितना परसेंटेज मिलेगा, 70% मिलेगा, 80% मिलेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट हाँ, किसी न किसी क्वार्टर के अदर इनकम में आके ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनका पूरा कैपिटल लॉस हो गया, बट हाँ इनका मतलब एनपी तो बनी गया ना, एक नेगेटिव तो मिल ही गया ना मार्केट को, लाइक यहाँ पे एक कमी निकालने के पर्सपेक्टिव से कि आपकी एसेट क्वालिटी खराब हो गई है, और खराब हुई है, एक्सेप्ट करने वाली बात है, इसके अंदर एसेट्स को छुपाने वाली बात ही नहीं है। कंसिस्टेंसी चाहिए बट वो नहीं दिखाई पड़ी है। जैसे हमने एसबीएफसी फाइनेंस को भी डिस्कस किया था ना, उनकी भी एसेट क्वालिटी की उनके बेसिस पे खराब हुई है, तो वहां पे भी मार्केट ने उसको चीयर नहीं किया, हल्का फुल्का पनिशमेंट ही दिया है। तो वाली बातें होती है लाइक यार, मतलब हमें चाहिए कंसिस्टेंसी। लाइक हम लोग 100% सिक्योर लैंडिंग वाली किसी एनबीएफसी पे क्यों फोकस करते ज्यादा, बिकॉज वहां पे हमें कंसिस्टेंसी मिलती है एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से। मतलब थोड़ी बोली खराब होगी 20-30-40 बेसिस पॉइंट के आसपास में, बट बड़ा जंप नहीं आएगा। ऑल्दो जो आपका कैपिटल ग्लोबल है उसका भी एसेट क्वालिटी 20 बेसिस पॉइंट का जंप है ना पूरे टोटल लोन पे, कोई बड़ा जंप नहीं है। बट अगेन यहाँ पे दाग तो निकल ही गया ना एसेट क्वालिटी खराब होने वाला। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पे मार्केट इसको लेता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बाकी इनका जो गाइडेंस था लोन बुक ग्रोथ का, रिटर्न ऑन एसेट का, रिटर्न ऑन इक्विटी का, सब पे यहाँ पे लाइक गाइडेंस को अचीव करते नजर आ रहे हैं। साथ में एक चीज मेरे को अच्छी लगी, इनका जो गोल्ड लोन का बुक का जो यील्ड है ना, वो जंप कर गया क्वार्टर 1 के अंदर क्वार्टर 4 FY26 के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल लोन पे यील्ड बढ़ गया है। वो एक बार देखना पड़ेगा, इनकी कॉन कॉल में सुनना पड़ेगा कि इनका यार जो क्वार्टर 1 FY27 के अंदर अचानक से गोल्ड लोन पे यील्ड कैसे बढ़ गया 170 बेसिस पॉइंट से। 1.7% से आपकी 50% लोन बुक पे यील्ड इंक्रीज हो गया क्यों बेसिस पे। इट्स ए वेरी सरप्राइजिंग थिंग। देखना पड़ेगा एक बार कॉन कॉल में मैनेजमेंट इस पे क्या बोलती है। पर ठीक है, समहाउ मतलब जो आउटकम आया, जो नंबर्स यहाँ पे डिलीवर हुए हैं, पैट का ग्रोथ रेट डबल हो गया इनका पैट लास्ट क्वार्टर 1 के कंपैरिजन में, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग।
सो दैट्स ऑल, लाइक एक बार इस एनबीएफसी को थोड़ा रिस्क और वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। यदि रिस्क फैक्टर की बात करें तो ये रिस्क फैक्टर है एसेट क्वालिटी। जब भी मैंने किसी बैंक या ऐसे या फिर एनबीएफसी को यहाँ पे हमेशा डिस्कस करने की कोशिश करी है, सबसे पहला रिस्क ये निकल के आता है एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी आपकी मेंटेन होनी चाहिए, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होनी चाहिए या फिर एटलीस्ट स्टेबल होनी चाहिए। जैसे हमने लाइक होम फर्स्ट फाइनेंस केस का रिजल्ट आया है, उसके अंदर भी एसेट क्वालिटी आपका क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ा स्टेबल दिखाई पड़ रहा है। तो लाइक या तो स्टेबल हो या फिर इंप्रूवमेंट फेज के अंदर हो, वो एक मार्केट उसको थोड़ा चीयर करता है। अदरवाइज फिर थोड़ा बहुत पनिशमेंट तो शायद मिल ही सकता है मार्केट की तरफ से। बट हाँ, तो ये चीज एक रिस्क फैक्टर वाला पार्ट है कि लाइक हमें एसेट क्वालिटी इनका यू कैन से अच्छे से मॉनिटर करना पड़ेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर इनके एसेट क्वालिटी फिर इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अगले क्वार्टर के अंदर फिर से 2 नए अकाउंट आपके कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के एनपीए में कन्वर्ट हो गए, फिर तो मार्केट और बुरी तरह से पनिशमेंट देगा। ऑल्दो लास्ट ईयर रिकवरी हो गई थी, क्वार्टर 1 के अंदर एनपीए आए थे, बट क्वार्टर 2 से वापस यू कैन से रिकवरी होना स्टार्ट हो गई, तो उसमें ऐसी दिक्कत नहीं आई थी। तो वो चीज हमें अब कमिंग क्वार्टर्स में ट्रैक करनी पड़ेगी। तो दिस इज द सिंगल मेजर रिस्क फॉर दिस एनबीएफसी आपका, लाइक कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाले बुक जहाँ पे एसेट क्वालिटी खराब होती रहती है। कभी न कभी साल में एक आध बार तो झटका देके चले ही जाते हैं। बाकी ऐसा कोई बेटर ज्यादा बड़ा कोई रिस्क मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता है। बिड साइज आपकी लाइक एनबीएफसी बन गई है 50, लाइक आई थिंक कितना 46,000 करोड़ रुपीस के लोन बुक का टारगेट है इनका, लाइक एफआई 27 के एंड तक शायद वो अचीव भी कर लेंगे। उसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिखाई पड़ रही है। अब इस एनबीएफसी का थोड़ा यहाँ पे एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने की भी कोशिश करते हैं। तो देखो यार, करंटली लाइक जो इस एनबीएफसी का स्टॉक है ना, लगभग 3.1 3.2 के आसपास के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब एक बार हम लोग इस एनबीएफसी का मार्केट कैप का मल्टीप्लाई फैक्टर क्या निकल के आ सकता है नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर, कंसीडरिंग कि नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर कोई ना कोई बुल मार्केट आ जाए, उस वाले केस की बात करेंगे। तो देखो यार, इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी क्वार्टर 1 में कितना डिलीवर हुआ है, 19% के आसपास में। क्वार्टर 4 सबसे ज्यादा इनका अच्छा सा डिलीवरी होता है। तो इनका एसेट क्वालिटी स्टेबल रहता है। उस केस में मे बी ये एनबीएफसी यहाँ पे एफआई 27 के अंदर लगभग लगभग 20% के आसपास का, 19 से 20% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी डिलीवर कर सकते हैं। इनका डिविडेंड भी लाइक डिस्बर्स होता है, बट ऐसा कोई बड़ा डिस्बर्समेंट नहीं होता है, वही 2-3-4% ऑफ द टोटल प्रॉफिट का डिस्बर्स होता है। तो यदि मैं इनका बुक वैल्यू का ग्रोथ रेट का पता लगा पाऊं एफआई 27 के एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, डिविडेंड को यहाँ पे घटाने के बाद में, तो मे बी इनका लाइक बुक वैल्यू ग्रोथ रेट एफआई 27 बन सकते हैं लगभग 19% के आसपास में, 19% के आसपास में। एफआई 28 की बात करूं तो मे बी इनका लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी और बेटर भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पे मे बी इनका बुक वैल्यू ग्रोथ रेट में भी 20% के आसपास हो सकती है। तो यदि मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो उनका बुक वैल्यू का ग्रोथ रेट निकल के आता है समथिंग समथिंग 40 से 42-45% के आसपास में एफआई 27 और एफआई 28 2 साल के पर्सपेक्टिव से। ये अपने फैक्टर निकालने की कोशिश करी, बुक वैल्यू का ग्रोथ रेट का लगभग 1.4 का फैक्टर यहाँ पे निकल के आया है। अब बात करता हूँ बुल मार्केट के केस में, यदि इनकी एसेट क्वालिटी स्टेबल होती है तो इनका प्राइस टू बुक रेशियो के अंदर कितना एक्सपांशन मिल सकता है। फिर से बोल रहा हूँ, यदि एसेट क्वालिटी स्टेबल रहती है, इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होती, उस केस की बात कर रहा हूँ। यदि एसेट क्वालिटी खराब होती गई तो कोई यहाँ पे रीरेटिंग नहीं होने वाला प्राइस टू बुक रेशियो के अंदर, वो याद रखना आप चीज, भले ही कितने रेट से इनकी लोन बुक ग्रोथ हो जाए। एसेट क्वालिटी स्टेबल होगी, इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होगी, तभी जो ग्रोथ कर रहा है ना लोन बुक के अंदर, कभी 35% से कभी 40% से हर बार अपने गाइडेंस को ओवर अचीव करता है, उसका फायदा तभी मिलेगा जब एसेट क्वालिटी या तो स्टेबल होगी या फिर इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होगी। अदरवाइज पीबी रेशियो का एक्सपेंशन होना बहुत तकलीफदायी होता है। ऑल्दो हमने देखा ही है पिछले लगभग 2-3-4 महीने के अंदर अच्छा खासा पीबी रेशियो में एक्सपेंशन हुआ है। लगभग आई थिंक 2.5 के आसपास था, बढ़ के 3.2 के आसपास भी चला ही गया था, 3.3 के आसपास भी चला ही गया था। बट अभी एसेट क्वालिटी में दिक्कत आ गई है, तो इसको फिर से इनको अच्छे से इंप्रूव करना पड़ेगा। फिर भी एक बार हम लोग ये मान के चलते हैं क्या, लाइक एफआई 27 एफआई 28 में भी नेक्स्ट 2 साल तक इनकी एसेट क्वालिटी स्टेबल रहती है, तो इनका पीबी एक्सपेंशन क्या हो सकता है। यदि ये लोग अपनी लोन बुक को लगभग 30-35% से ग्रोथ करते रहेंगे, तो भी 4 साढ़े 4 के आसपास का इनको प्राइस टू बुक रेशियो शायद मिल जाएगा। तो आप देख लो यार, यदि करंटली इनका बुक वैल्यू है, मतलब प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 3.1 3.1 3.2 के आसपास में है, तो इनका पीबी रेशियो का एक्सपेंशन निकल गया था लगभग यू कैन से 40-45% के आसपास का। तो यदि ये हम दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करें, लाइक आपका बुक वैल्यू ग्रोथ रेट को एंड साथ में आपका पीवी रेशियो एक्सपेंशन को, तो यदि इनका मार्केट कैप का मल्टीप्लाई फैक्टर को ड्राइव करने की कोशिश करें नेक्स्ट 2 इयर्स के पर्सपेक्टिव से, यदि बुल मार्केट वाले केस की बात कर रहा हूं, तो मे बी अराउंड 2x का फैक्टर यहाँ पे निकल के आ रहा है। बट अगेन यहाँ पे सारी चीजें सिचुएशनल है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, एसेट क्वालिटी स्टेबल और इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होनी चाहिए, तभी बाकी की चीजें यहाँ पे अप्लाई होती है, अदरवाइज बाकी चीजें यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। यदि इनका एसेट क्वालिटी खराब हो जाएगी तो हमने जो यहाँ पे कैलकुलेशन करी है ना, सारी बेकार चली जाएगी, सारी कैलकुलेशन धरी की धरी रह जाएगी, कोई मीनिंग नहीं रहेगा उस कैलकुलेशन का। समझ गया मेरी बात। तो इसलिए एसेट्स जो मैं यहाँ पे बातें बोल रहा हूँ आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, उसको लो की लकीर मान के मत चले जाना। एसेट क्वालिटी ट्रैक करनी पड़ेगी अगले सारे क्वार्टर्स के अंदर, राइट। तो आई थिंक जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, कैप्री ग्लोबल के बारे में ये जस्ट मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है कि मेरी तरफ से ऐसे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस एनबीएफसी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज मैं बारी बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट,
आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव इन स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा केवल इतना ही टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी एज ए इंडिपेंडेंट एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से रहना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस को वहां पे आंसर करने की कोशिश करूं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।